तो मेरे पास जो अगला टॉपिक है रिफ्रैक्शन एट अ स्फेरिकल सरफेस, उसे मैं बांट सकता हूँ दो कैटेगरीज में। पहला कैटेगरी है रिफ्रैक्शन एट अ स्फेरिकल सरफेस और दूसरा कैटेगरी टॉपिक है, सब टॉपिक जो आएगा वो रिफ्रैक्शन बाय लेंस। पहले हम लोग फोकस करेंगे रिफ्रैक्शन एट अ स्फेरिकल सरफेस पे। तो देखो पहले मैं इस चीज़ पे फोकस करने वाला हूँ, रिफ्रैक्शन एट अ स्फेरिकल सरफेस। तो इसमें क्या होता है कि एक कर्व्ड सरफेस होता है, ओके, और ये जो कर्व्ड सरफेस है ये दो मीडियम्स को अलग अलग करता है। प्रोबेबली ये वाला मीडियम आपका रेयरर होगा और ये वाला जो आपका फर्स्ट मीडियम है वो रेयरर होगा और जो सेकंड मीडियम है वो डेंसर होगा। समटाइम्स ये जो मीडियम होता है डेंसर मीडियम, ये काफ़ी दूर तक फैला होता है, जिसको हम इमेजिन करके चलते हैं कि अनलिमिटेड रीजन तक के फैला होगा। तो कभी कभार वो एक लिमिटेड डिस्टेंस तक के ही होता है और इमेज उससे पहले ही बन जाता है। इमेज क्या बन जाता है? उससे पहले ही बन जाता है। अब देखो ये एक लाइन मैंने बनाया, ये जहाँ से इसको कट करके जा रहा है, ओके, इसे मैं पोल के जैसा पी कंसिडर करता हूँ। और जैसे कि मैं जानता हूँ कि भैया यहाँ पर अगर मैं सपोज करो कि इसको पूरा ऐसा गोल गोल पूरा इस तरह से मैं इसको कवर कर देता हूँ, ऐसा स्फेरिकल सरफेस जैसे बना लेता हूँ मैं, तो इसका कोई ना कोई क्या आएगा बेटा? सेंटर आएगा, जिसको मैं क्या मेंशन करता हूँ, आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, मान लो एक ऑब्जेक्ट है वो यहाँ रखा हुआ है। फिलहाल ऑब्जेक्ट आपका रेयर मीडियम में, कहाँ पर है? रेयर मीडियम है ना। लाइट आएगी हमारी, एक्सटर्नल सोर्स ऑफ लाइट, इससे टकराएगी। टकराने के बाद इसमें से करोड़ों रेज बाहर निकलेंगी। अब इमेज कहाँ बनेगी ये जानने के लिए हमें कम से कम दो रेज चाहिए। अब कम से कम दो रेज चाहिए, तो एक रे ये इधर जा रही है ना। मैं चलो उसको अलग कलर से लेता हूँ। तो मैंने नोटिस किया कि ये एक रे ऑफ लाइट है जो इस तरह से आगे जा रही है। इट इज़ ट्रैवलिंग अलोंग द प्रिंसिपल एक्सिस, ओके। दूसरी रे ऑफ लाइट इस तरह से गई थी यहाँ पे, ओके, और ये सरफेस पे मैं एक नॉर्मल ड्रॉ करता हूँ। चलो ठीक है, मैंने इस सरफेस पे एक नॉर्मल ड्रॉ किया। जैसे कि लाइट की टेंडेंसी होती है कि जब भी वो रेयर से डेंसर मीडियम में जाती है, इट विल बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल। तो ये नॉर्मल की तरफ बेंड होकर इस तरह से आगे चले जाती है। और मैं ये देखता हूँ कि यहाँ से आने वाली लाइट ये यहाँ पर आके जमा हो जा रही है ना। तो यहाँ पर आके जमा हो रही है, इसका मतलब इसने क्या फॉर्मेशन किया? यहाँ पे इमेज का फॉर्मेशन किया। आई बात समझ में आपको? कि यहाँ से रे ऑफ लाइट इमर्ज हुई और यहाँ से रिफ्रैक्ट हुई और फिर यहाँ पर इमेज का फॉर्मेशन हुआ, है ना आपका। दिस इज यहाँ फॉर्मेशन ऑफ इमेज। अब देखो ये जैसे कि आप जानते हैं, ये वाला पार्ट ये कहलाएगा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। पोल से ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। सेंटर ऑफ कर्वेचर से ये पोल तक का जो डिस्टेंस है ये कहलाता है आपका रेडियस ऑफ कर्वेचर। और इमेज से ये पोल तक का जो डिस्टेंस है ये आपका कहलाता है इमेज डिस्टेंस। अब ये पता लगाने के लिए कि इमेज कहाँ बनी होंगी डेंसर मीडियम के अंदर, मैं एक पर्टिकुलर फॉर्मूले का इस्तेमाल करता हूँ। वो फॉर्मूला है μ2v अपॉन μ1 u इज इक्वल्स टू μ2 माइनस μ1 डिवाइडेड बाय r। μ2 अपॉन v माइनस μ1 अपॉन u इज इक्वल्स टू μ2 माइनस μ1 अपॉन r। ये पर्टिकुलर फॉर्मूला ये हम लोग इस्तेमाल करते हैं, है ना, जो कि इससे आप इमेज की पोजीशन पता लगा सकते हैं कि इमेज कहाँ बनेगा। आई बात समझ में? अब फिर इसमें स्पेशल केसेस आते हैं। देखो कैसा इसका प्रूफ आता है, मगर हमारे लिए वो प्रूफ कोई काम का नहीं है ना। हम लोग को सीबीएसई बोर्ड नहीं देना है, हमको स्टेट जो है जो 12th के उससे स्टेट बोर्ड देना है सिर्फ, तो उसमें तो है भी नहीं ये पार्ट। तो भाई ऐसा है कि आप सिर्फ डायरेक्ट फॉर्मूले पे फोकस करो यहाँ पे कि भाई ठीक है, इमेज का फॉर्मेशन डेंसर मीडियम में हुआ, उसका फॉर्मूला μ2v माइनस μ1 u अपॉन इक्वल्स टू μ2 माइनस μ1 अपॉन r। यहाँ μ1 जो है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द रेयर मीडियम और μ2 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द डेंसर मीडियम, u ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, v इमेज डिस्टेंस एंड r इज द रेडियस ऑफ कर्वेचर। अब इसमें स्पेशल केसेस पढ़ना है हमको। चलो अब इसमें स्पेशल केसेस पढ़ेंगे हम लोग। केस
1. When object lies very close to the refracting surface, जब ऑब्जेक्ट आपका रिफ्रैक्टिंग सरफेस के काफ़ी ज़्यादा करीब होता है, इस सिचुएशन में क्या? तो देखो यहाँ पे ये आपका स्फेरिकली कर्व्ड सरफेस आएगा, यहाँ से डेंसर मीडियम है, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, ये पोल है, मान लो यहाँ कहीं तो भी सेंटर ऑफ कर्वेचर है, और मेरा जो ऑब्जेक्ट है वो फिलहाल बहुत ज़्यादा करीब रखा गया है इसके। अब उसके बहुत ज़्यादा करीब होने की वजह से मसला क्या होता है कि देखो एक रे ऑफ लाइट जो यहाँ से टकरा के आती है वो इस तरह से जाएगी पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, और बाद में इससे देखो ये बहुत ज़्यादा करीब होने की वजह से यहाँ से जो टकरा के रेज ऑफ लाइट आएंगे ये बहुत बड़ा एंगल ऑफ इंसिडेंस बनाते हैं। जैसे मैं मान लो कि कोई भी एक पकड़ता हूँ, ये पॉइंट मैंने यहाँ नॉर्मल बनाया, मैंने क्या बनाया? नॉर्मल। मैं बोलूँगा देखो यहाँ से जो रेज ऑफ लाइट टकरा के आई थी, तो ये जो रेज ऑफ लाइट ये यहाँ से ऑब्जेक्ट से टकरा के इधर गई थी, तुम देखो खुद कितना बड़ा एंगल ऑफ इंसिडेंस बनाया उसने, कितना बड़ा एंगल ऑफ इंसिडेंस बनाया। और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन देखो, फिर इंसिडेंट रे यहाँ पर ऐसी गई और फिर रिफ्रैक्टेड रे इस तरह से जाएगी, नॉर्मल की तरफ तो बेंड हो गई मगर बहुत ज़्यादा बेंड हो नहीं पाएगी वो, है कि नहीं? तो अब ऐसा है कि अगर आप नोटिस करेंगे कि ये जो रेज है ये डाइवर्जिंग इन नेचर है। अब अगर डाइवर्जिंग इन नेचर है तो इसका इमेज तो यहाँ बन ही नहीं सकता डेंसर मीडियम में, वो रियल इमेज तो बन नहीं सकता। तो ये रेज को क्या करना पड़ेगा? आपको पीछे की तरफ ट्रेस करना पड़ेगा। तो चलो इसको पीछे की तरफ ट्रेस करो, और हम यहाँ देखते हैं कि यहाँ फॉर्मेशन होता है मेरे इमेज का, यहाँ फॉर्मेशन हुआ इमेज का। अब क्योंकि यहाँ फॉर्मेशन हुआ इमेज का इन द रेयर मीडियम, तो अब अगेन मैं कहूँगा देखो अब ये मेरा जो है ये क्या है? ये तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है। ये क्या है? तो बोले ये तो इमेज डिस्टेंस है जो ऑलरेडी रेयर मीडियम में बना है। ये क्या है? तो बोले रेडियस ऑफ कर्वेचर है। याद रखना ये मीडियम μ2 है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और इस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है? μ1 है। तो अब अगर मैं बोलूँगा अच्छा ठीक है भाई बताओ व्हाट इज़ द फॉर्मूला, वंस अगेन तो वही फॉर्मूला है जो पहले था, उसमें कोई बदलाव नहीं आता, उसमें वही फॉर्मूला लगता है μ2/v माइनस μ1/u इक्वल्स टू μ2 माइनस μ1/r। मगर इसमें फ़र्क क्या है? आपको किस चीज़ का ख्याल रखना है, किस चीज़ का ध्यान में रखना है? फ़र्क ये है डिस्टेंस नेगेटिव और पॉजिटिव को लेकर। पोल के राइट साइड वाला सारा डिस्टेंस कैसा होता है? पॉजिटिव, और पोल के लेफ्ट साइड वाला डिस्टेंस सारा का सारा क्या होता है? नेगेटिव। पिछले केस में क्या हुआ था कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस नेगेटिव आ रहा था मगर इमेज डिस्टेंस और रेडियस ऑफ कर्वेचर आपको पॉजिटिव में लेना था क्योंकि ये पोल के राइट साइड में थे। अब इस वाले केस में क्या हो गया कि आपका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस तो नेगेटिव में आएगा क्योंकि वो पोल के लेफ्ट साइड में, रेडियस ऑफ कर्वेचर पॉजिटिव में आएगा, मगर इस बार इमेज डिस्टेंस जो पिछली बार पॉजिटिव आया था वो अब वो निगेटिव में लेना पड़ेगा। आई बात समझ में आपको? तो इस तरह से ये हम लोग देखते हैं केस फर्स्ट। फिर आता है केस सेकंड। हाँ परपेंडिकुलर है, ये तो जीरो एंगल है इसीलिए अनडेविएटेड चली गई। अब दूसरा है आपका व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज लाइंग इन द डेंसर मीडियम। केस सेकंड, व्हेन द ऑब्जेक्ट is lying in denser medium। बोले ये मामला कैसा है? देखो ये एक स्फेरिकल सरफेस, स्फेरिकली कर्व्ड सरफेस, ये क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल एक्सिस, पोल, सेंटर ऑफ कर्वेचर, और इमेजिन ये करिए कि ऑब्जेक्ट यहाँ कहीं तो भी है, यहाँ पे, ठीक है।
रे ऑफ लाइट तो सॉरी नॉर्मल ऐसा जाएगा आपका, सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ जाता है वो, ठीक है। अब देखो एक रे ऑफ लाइट यहाँ से इमर्ज हो रही है और इमर्ज होने के बाद जैसे कि रे ऑफ लाइट का रूल होता है कि इट विल बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल इफ इट ट्रेवल्स फ्रॉम डेंसर टू द रेयर मीडियम। हम ये जानते हैं कि ये डेंसर मीडियम है μ2 और ये रेयर मीडियम है μ1। ऑब्जेक्ट ऑलरेडी कहाँ रखा हुआ है, डेंसर मीडियम में रखा गया है, जिसके कारण क्या होगा कि चलो ठीक है रे ऑफ लाइट ऐसी जाएगी और यहाँ से इस तरह से बेंड हो जाएगी, है ना, इट विल बेंड हुआ नॉर्मल के अगेंस्ट। अब मैं देखूंगा कि ये भैया ठीक है, और इसी तरह से एक रे ऑफ लाइट ऐसी जाएगी जो आपकी नॉर्मली बाहर निकल जाएगी। अब अगेन ये रे और ये रे ऑफ लाइट कैसी है, डाइवर्जिंग इन नेचर, जिसके कारण क्या करना पड़ेगा, देखो हम ये जानते हैं कि ये रियल इमेज तो नहीं बताने वाला, इमेज इसका रियल नहीं रहेगा। हाँ, इसको बैक ट्रेस करो तो पता चलेगा कि भैया ये आपका वर्चुअल इमेज इधर बनाने वाला है, ये बनाएगा इसका वर्चुअल इमेज यहाँ पे। फिर उसके बाद ऑफ कोर्स यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस इमेज डिस्टेंस, यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस आपका रेडियस ऑफ कर्वेचर। नाउ फर्दर मैं बोलूँगा अब ये वैल्यू कैसे निकालूंगा अब, तो μ1 अपॉन v μ1 अपॉन v माइनस μ2 अपॉन u इज इक्वल टू μ1 माइनस μ2 अपॉन r, है ना। अब याद रखना μ1 अपॉन v, पिछली बार क्या था μ2 अपॉन v था, है ना, और मगर इस बार क्या आएगा आपका μ1 अपॉन v, है ना। और कमाल की बात एक चीज़ ये है इसमें कि भाई देखो सारे के सारे जो डिस्टेंस है वो पॉजिटिव लेना पड़ेगा, क्योंकि सबके सब पोल के राइट साइड में आ रहे हैं आपके। फिर आता है केस थर्ड, when object lies in rarer medium but refracting surface is concave, मगर refracting surface is concave। तो अब देखो ये refracting surface है, ये concave जा रहा है शेप में, है ना, ये प्रिंसिपल एक्सिस है आपकी, ये पोल हो गया। अब इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर तो भैया इधर आएगा कहीं, है ना, ये मान लो रेडियस ऑफ सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया। अब जैसे ही सेंटर ऑफ कर्वेचर पोल के लेफ्ट साइड में आया तो आपके दिमाग में क्या आना चाहिए, रेडियस ऑफ कर्वेचर इसका नेगेटिव रहेगा। अब कहीं भी रैंडमली एक ऑब्जेक्ट ले लो आप, चलो मैं यहाँ ले लेता हूँ एक ऑब्जेक्ट, मैंने यहाँ ले ली, यहाँ ले सकते, यहाँ ले सकते, नज़दीक ले रहा थोड़ा सा, और मैं कहूँगा देखो ये नॉर्मल है आपका इस तरह से। अब एक रे ऑफ लाइट जाएंगी यहाँ से, जैसे कि रूल होता है एज इट ट्रैवल्स फ्रॉम रेयर टू डेंसर मीडियम इट विल बेंड टूवर्ड्स द नॉर्मल, तो ये नॉर्मल के तरफ बेंड हो गई, है ना, ये नॉर्मल की तरफ बेंड हो गई। इसी तरह एक रे ऑफ लाइट सीधा सीधा चलेगी। अगर देखेंगे दोनों रे ऑफ लाइट डाइवर्जिंग इन नेचर है, ये कोई भी मतलब रियल इमेज तो नहीं बनाना चाहिए, बनाएगी तो वर्चुअल बनाएगी। इसको कहाँ बनाएंगी, तो उसको पीछे की तरफ ट्रेस करो, पता चला यहाँ पे ये आपका वर्चुअल इमेज बन रहा है ना। अच्छा ठीक है भाई, अब इस सिचुएशन में मैं बोलूँगा आप कैसे निकालेंगे आपको इमेज डिस्टेंस, तो वही फॉर्मूला जो जब से चलता आ रहा है, μ2 अपॉन v माइनस μ1 अपॉन u इज इक्वल्स टू μ2 माइनस μ1 अपॉन r, वही ये सब बेटा फॉर्मूला आपका चलेगा। μ2 अपॉन v माइनस μ1 अपॉन u इज इक्वल्स टू μ2 माइनस μ1 अपॉन r। आई बात समझ में। अब आपने नोटिस किया होगा तो सिर्फ एक बार इसका इमेज है ना जो वो रियल बना था, बाकी हर एक सिचुएशन में वर्चुअल इमेज बनते जा रहा है ना। अगर आप बहुत नज़दीक है तो वर्चुअल इमेज बनेगा, है ना। अगर आप मान लो कि डेंसर मीडियम में तब भी इमेज वर्चुअल बनेगा, अगर सरफेस कॉन्केव है तब भी वर्चुअल इमेज बनेगा, है ना। और यहाँ पर अब इस बार सारे डिस्टेंस आपको कैसे लेना पड़ेगा, माइनस में, क्योंकि सबके सब पोल के कहाँ पर आ रहे, लेफ्ट साइड में आ रहे। आए समझ में। तो ये तीन केसेस है, ये जनरल केस, ये तीन के सब केस है ना, इसको स्टडी कर लो अच्छे से, लिख लो। सॉरी, हाँ, और
रियलिटी में कहाँ मिक्स हो रही हो?